पिछले वीडियो में हम लोगों ने नेहरू रिपोर्ट देखा। नेहरू रिपोर्ट जो कि साइमन कमीशन के अपोज में आई थी, लेकिन नेहरू रिपोर्ट को भी जब सभी पक्षों ने स्वीकार नहीं किया, खास करके मुस्लिम लीग ने और हिंदू महासभा ने, तो मुस्लिम लीग ने अपनी ओर से नेहरू रिपोर्ट में कुछ सुधार करने की बात कही, जिन्ना के द्वारा, जिसको अल्टीमेटली सभी के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। तो उसके बदले में नेहरू रिपोर्ट के अल्टरनेटिव जिन्ना ने मुस्लिम लीग की तरफ से अपने 14 पॉइंट में अपनी बात रखी कि नेहरू रिपोर्ट की जगह पर ये जो 14 मांगे हैं इसको ब्रिटिश सरकार को मान लेनी चाहिए। तो साइमन कमीशन का अल्टरनेटिव बना नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट का अल्टरनेटिव बना जिन्ना का 14 पॉइंट। तो जिन्ना का 14 पॉइंट डिमांड या जिन्ना का 14 पॉइंट फॉर्मूला क्या है, हम उसको देखते हैं। ये रिपोर्ट आया था, जिन्ना की जो डिमांड थी आई थी आफ्टर रिफ्यूजल ऑफ जिन्नास अमेंडमेंट टू नेहरू रिपोर्ट। ये रिपोर्ट लाने से पहले जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में कुछ सुधार की बात कही थी, अमेंडमेंट की बात कही थी, जिसको नहीं माना गया था। इसलिए मार्च 1929 में जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट को सामने रखा। इस 14 पॉइंट्स में क्या क्या बातें थी हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद रेसिड्यूरी पावर्स टू प्रोविंसेस। नेहरू रिपोर्ट में फेडरल गवर्नमेंट बात कही गई थी, इसमें भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या फेडरल गवर्नमेंट होगा भारत में, इसको स्वीकार किया गया। लेकिन नेहरू रिपोर्ट ने कहा था रेसिड्यूरी पावर सेंटर के पास होगा, जिन्ना ने कहा रेसिड्यूरी पावर प्रोविंसेस के पास होनी चाहिए। उसके पीछे कारण यह था कि अगर प्रोविंस के हाथ में रेसिड्यूरी पावर आएगा तो चूंकि 3 प्रांत ऐसे थे जहां पर मुसलमान बहुमत में थे, पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। अगर यहां पर प्रोविंसेस के हाथ में रेसिड्यूरी पावर होगा तो यहां पर जो मुसलमान के 3 प्रांत हैं जहां पर ये मेजॉरिटी में है, वहां पर इनको शासन करने में सहूलियत होगी। इसलिए इन्होंने कहा था रेसिड्यूरी पावर जो है वो सेंटर के हाथ में नहीं बल्कि प्रोविंस के हाथ में होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने बात की थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, माने प्रांत पूर्ण रूपेण से स्वतंत्र होंगे। फिर ये फेडरल, इन्होंने मतलब कुल मिला के इन्होंने जो फेडरल की बात की थी वो अमेरिकन फेडरल की बात की थी, कैनेडियन फेडरल की नहीं। आज भारत कनाडा स्टाइल का फेडरल गवर्नमेंट है जिसमें राज्यों को टोटली ऑटोनॉमी प्राप्त नहीं होती, वे सेंटर के सबऑर्डिनेट होते हैं। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविंस जो होते हैं वो टोटली ऑटोनॉमी होते हैं और सेंटर का शायद 0.1% हस्तक्षेप ही जो है वो प्रांत में रहता होगा, ठीक है। लेकिन भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम जैसा जिन्ना ने कहा था और जैसा अमेरिका में था वैसा किया जा सकता। इसलिए जब हमारा संविधान बना तो हमने कैनेडियन मॉडल का फेडरलिज्म अपनाया है, अमेरिकन मॉडल का नहीं। तो इन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी अमेरिकन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म की बात कही थी। तीसरी बात, नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय सेंटर विदाउट परमिशन ऑफ प्रोविंसेस। बिना प्रांतों की मर्जी के संविधान में कोई संशोधन जो है वो केंद्र सरकार नहीं कर सकती। ये भी अमेरिकन मॉडल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट की बात है, ठीक है। लेकिन भारत कैनेडियन मॉडल पे है और भारत जब चाहे तब संविधान संशोधन कर सकती है। ऐसे 5% विषय ही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें राज्यों की भी सहमति जरूरी होती है, ठीक है। चौथी बात, एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंटर और प्रोविंस के लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुसलमानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए, अर्थात उनके लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और सीटों का रिजर्वेशन ये सब बने रहना चाहिए। इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, केंद्र की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, केंद्र की जो संसद है, उसमें 1/3 से कम मुसलमान नहीं होने चाहिए। कम से कम 1/3 तो होने ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो जाए तो इट्स गुड। अब यहां पर मुस्लिम लीग और जिन्ना यही भूल जाते थे कि जब आपकी जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या में 10 से 11% है तो 33% रिप्रेजेंटेशन दे देना किसी भी तरीके से लॉजिकल नहीं, ठीक है। पर फिर भी इन्होंने कहा कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन हमको मिलना चाहिए। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम शुड बी कंटिन्यू। जो जात के आधार पर, धर्म के आधार पर रिप्रेजेंटेशन मिलता था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। नेहरू रिपोर्ट ने इसी को कहा था ये खत्म कर देना चाहिए, यही मेन आधार था विरोध का। एनी टेरिटोरियल चेंज इन पंजाब, बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये 3 प्रांत जहां पर मुसलमानों का बहुमत था, ठीक है। तो इन 3 प्रांतों में यदि कोई
उसकी सीमा रेखा में परिवर्तन इत्यादि किया जाता है, राज्य को छोटा बड़ा इत्यादि किया जाता है। तो इस तरीके से किया जाएगा ताकि जो मुस्लिम मेजॉरिटी वहां पर है उसके जो सेंटिमेंट्स हैं, उसके जो इमोशंस हैं, उसकी जो सुविधाएं हैं वो हर्ट ना हो। ठीक है। 8वीं बात, फुल रिलीजियस लिबर्टी टू ऑल कम्युनिटी, सभी धर्मों को अपने अपने धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा को मनाने की धार्मिक छूट उनको मिलनी चाहिए। सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बम्बई, उस समय सिंध बंबई प्रांत का हिस्सा था, इन्होंने कहा था सिंध को बंबई से अलग कर दिया जाए, क्योंकि सिंध में मुस्लिम संख्या थी और धीरे धीरे वो चाहते थे कि 3 प्रांत तो ऑलरेडी मुसलमान वाले हैं ही, चौथा प्रांत भी हो जाएगा, तो इस प्रकार से उन्होंने डिमांड किया था। 10वीं बात, रिफॉर्म्स इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान एज सिमिलर एज इन अदर प्रोविंस, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान पहाड़ी एरिया थे और थोड़ा सा विकास की दृष्टि से वो पिछड़े हुए थे, इसलिए मुस्लिम लीग ने और जिन्ना ने डिमांड की थी कि इनका भी उसी तरीके से विकास हो जैसे बाकी सारे राज्यों का होता है। मुस्लिम शुड बी गिवन एडेक्वेट शेयर इन ऑल सर्विसेज, जितनी सरकारी सेवाएं हैं उनमें मुसलमानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए, आरक्षण इत्यादि उनके लिए किया जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम्स आर्ट एंड कल्चर, मुसलमान की धर्म, संस्कृति, रीत रिवाज, पर्सनल लॉ, शादी ब्याह, डिवोर्स, ये तमाम मामले जो उनके आर्ट एंड कल्चर से संबंधित हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए। 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल कैबिनेट, कैबिनेट माने एग्जीक्यूटिव, ऊपर जो बात कही गई वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अब यहां किया गया जो कैबिनेट बनेगी सरकार की, मंत्रिमंडल जिसको कहते हैं, उसमें 1/3 सदस्य, चाहे वो सेंटर की हो या प्रोविंस की हो, उसमें जो है मुस्लिम लोगों को होना ही चाहिए। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आज भारत में जो कैबिनेट है और मान लीजिए उसमें कैबिनेट में 18 व्यक्ति हैं, तो कम से कम 6 व्यक्ति उसमें मुस्लिम होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है। कम्युनल वीटो, कम्युनल वीटो क्या था? वही जो इसके पहले पढ़ चुके थे, जब लखनऊ पैक्ट हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर के अपना ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया था, उसमें था कम्युनल वीटो, जिसमें कहा गया था किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल से यदि कोई ऐसा बिल पास किया जा रहा है जिसका संबंध किसी खास कम्युनिटी से है, तो जब तक उस खास कम्युनिटी के 3/4 मेंबर उसमें एग्री नहीं करते वो कानून नहीं बनेगा, और अगर वो मना कर देते हैं तो वो कानून नहीं बन जाएगा, और यदि हाँ कहते हैं तो कानून बन जाएगा। ठीक है। इसको कम्युनल वीटो। ठीक है। ये 14 पॉइंट इनके थे। आईएनसी रिजेक्टेड, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 14 के 14 पॉइंट जो है वो रिजेक्ट कर दिए। जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना के 14 पॉइंट को कहा था जिन्नास रिडिकुलस 14 पॉइंट्स। ठीक है। यानी बेकार के 14 पॉइंट हैं जिन्ना के। जिन्ना वाज इनवाइटेड इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू रिप्रेजेंट मुस्लिम लीग। अब जब कांग्रेस ने जो है अस्वीकार कर दिया तो मुस्लिम लीग और जिन्ना ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचे और ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ठीक है, लंदन में होने वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप आइए, वहां पर अपना विचार रखिए और देखते हैं आपकी कितनी बातों को माना जा सकता है। ठीक है। तो जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से लंदन में होने वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए और वहां की ब्रिटिश सरकार जिन्ना के कई पॉइंट्स को एग्री कर गई, और जब भारत शासन अधिनियम 1935 का एक्ट आया तो उसमें जिन्ना के कई पॉइंट्स को शामिल किया गया। ठीक है। तो ये थे जिन्ना के 14 पॉइंट्स जो कि नेहरू रिपोर्ट के अल्टरनेटिव के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। अगला हमारा टॉपिक है इरविन स्टेटमेंट। लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसरॉय थे। ठीक है। 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन ने एक स्टेटमेंट, एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा जारी किया था भारत के लोगों के लिए। क्या है वो? इन द वेक ऑफ फेल्यूर ऑफ साइमन कमीशन एंड ऑनगोइंग सॉल्ट सत्याग्रह एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो साइमन कमीशन के असफल होने के बाद और गांधी जी एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी, उसकी दृष्टि में और भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, इन 3 कारणों से वायसराय ऑफ इंडिया को ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ अब कांग्रेस को बोलना और भारत के लोगों को बोलना जरूरी है ताकि इन गतिविधियों पर लगाम लगे। इसलिए उन्होंने वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन स्टेटेड दैट, उन्होंने 31 अक्टूबर को यह बात कही, इफ देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन, यदि आगे चलकर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, द डोमेनियन स्टेटस वुड बी प्रोवाइडेड टू इंडिया, भारत को डोमेनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, एंड टू सेटल डाउन द डिस्प्यूट्स, और जो कुछ भी विवाद हमारे और आपके बीच में रह जाएंगे उसको सुलझाने के लिए
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट लंदन। लंदन में गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाएगा आफ्टर सबमिशन ऑफ साइमन कमीशन रिपोर्ट, जब साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट सबमिट कर देगी। और साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया है और फिर नवंबर दिसंबर 1930 में ही पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लॉर्ड इरविन ने जारी किया, लेकिन कांग्रेस और जो उस समय के राष्ट्रवादी नेता थे लॉर्ड इरविन के इस बात से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि अब भारत ने मन बना लिया था कि हमें डोमिनियन स्टेटस तो चाहिए ही नहीं, हमें तो पूरी आजादी चाहिए। इसलिए कांग्रेस ने और बाकी राष्ट्रवादियों ने इरविन के स्टेटमेंट को कोई महत्व नहीं दिया। इसी बीच लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एनुअल सेशन होता है दिसंबर में, वो इस बार लाहौर में हुआ, रावी नदी के तट पर, दिसंबर 1929। इसमें कांग्रेस ने क्या कहा देखते हैं। ये जो कांग्रेस का सेशन था, अ लैंडमार्क एंड हिस्टोरिक सेशन ऑफ कांग्रेस अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो बहुत हिस्टोरिक और एक लैंडमार्क है। उसमें देखते हैं क्या हुआ था। ठीक है, जिसमें अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। हालांकि कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन बैक्ड बाय गांधी, गांधी ने समर्थन किया तो बाकी लोग फिर बोले ठीक है। भैया, जहां पहली बार इस सेशन में कांग्रेस ने किस किस बात पर सहमति की। फर्स्ट टाइम कांग्रेस डिमांडेड फॉर पूर्ण स्वराज। कांग्रेस ने कहा अब हमें पूरी आजादी चाहिए, कोई ऑटोनॉमी नहीं चाहिए, कोई डोमिनियन नहीं चाहिए, किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, पूरी आजादी ही हमारा लक्ष्य है। तो गांधी जी ने कांग्रेस ने 1906 में पहली बार स्वराज की मांग की थी। उस समय स्वराज का मतलब था हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, माने हमें 50-60% पर अपने हिसाब से शासन करने का अधिकार दे दो और बाकी पर आप हमारे ऊपर शासन करते रहो, हम ब्रिटिश शासन के अंदर ही रहेंगे। लेकिन पूर्ण स्वराज का मतलब पूरी आजादी, केवल सेल्फ रूल नहीं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात इसमें यह कही गई कि इरविन ने जो कहा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम लोग लंदन में आयोजित करेंगे, तो इन्होंने मन बना लिया था कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का विरोध करेंगे। क्यों विरोध करेंगे? क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चर्चा होनी थी भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की, भारत को आजादी देने की नहीं। इसलिए उन्होंने कहा हम जब हमारा लक्ष्य ही डोमिनियन नहीं है तो हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्यों भाग लेंगे, इसलिए इसका विरोध करना है। तीसरी बात, गांधी वाज ऑथोराइज्ड टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस सम्मेलन में कांग्रेस के गांधी जी को यह अनुमति मिल गई थी कि अगर आपको जब कभी उचित लगे आप सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू कर सकते हैं। 26 जनवरी 1930 विल बी सेलिब्रेटेड एज इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। यह भी सेलिब्रेट किया, यह भी बात कही गई कि आज से कांग्रेस का लक्ष्य भारत की आजादी है, भारत की स्वतंत्रता है, और हम ये मानते हैं कि हम आजाद हो चुके हैं, हमें बस थोड़ा सा प्रयास करना है। इसलिए 26 जनवरी 1930 को हम लोग इकट्ठे होंगे और भारत की पहली आजादी मनाई जाएगी। ठीक, ऊपर की ये जो चार बातें तय की गई थी उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली एट द मिडनाइट ऑफ 31 दिसंबर 1929 31 दिसंबर की रात को कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ रावी नदी के किनारे लाहौर में इकट्ठे हुए, वहां पर भारतीय झंडा को फहराया और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और भारत की पहली आजादी को सेलिब्रेट किया। यह एक सिंबल था कि अब हम तैयार हैं तन मन धन से पूर्ण रूप में कि अब हमें आजादी से कम कुछ भी नहीं चाहिए। On 26 January 1930 फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड और उस प्रोग्राम के हिसाब से 26 जनवरी 1930 को आजादी, भारत की पहली आजादी मनाई गई विद फॉलोइंग प्लेजेस, और कुछ प्रतिज्ञा, कुछ बातें, कुछ कस्में खाई गई इस अवसर पर। पहला क्या कसम खाई गई थी? फ्रीडम इज एन इनएलाइनेबल राइट ऑफ इंडियंस। जैसे दुनिया में बाकी के लोग हैं, अमेरिकी लोग हैं, फ्रांसीसी लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, जिस प्रकार से उनके लोगों को आजादी चाहिए उसी प्रकार भारतीय लोगों का भी आजादी एक महत्वपूर्ण अधिकार है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट ओनली डिप्राइव्ड अस फ्रॉम फ्रीडम बट आल्सो रूइंड पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि भारत में जो अंग्रेजी शासन है उसने ना केवल हमें आजादी से वंचित किया बल्कि हमें बर्बाद कर दिया, राजनीतिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। Behold it, इसलिए तीसरा पॉइंट कहता है कि ऐसी सरकार के साथ काम करना जिसने हमें बर्बाद कर दिया, जिसने हमें स्वतंत्रता से वंचित कर दिया, it as a crime,
ऐसी सरकार के साथ रहना, ऐसी सरकार के साथ काम करना एक अपराध है, ना केवल ईश्वर के प्रति बल्कि मानवता के प्रति अपराध है, एक क्राइम है। टू सबमिट एनी लॉन्गर अंडर ब्रिटिश रूल। अब आगे अगर हम ब्रिटिश सरकार के साथ रहते हैं, काम करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, तो ये ईश्वर के साथ साथ मानवता के प्रति भी अन्याय होगा, अपराध होगा। अतः ऐसी सरकार को अब निकाल फेंकना चाहिए और हमें पूर्ण आजादी की तरफ काम करना चाहिए। वी विल कैरी आउट कांग्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर दिस। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कांग्रेस जो भी दिशा निर्देश आगे देगा उसके अधीन रहते हुए हम काम करेंगे। यानी कांग्रेस के बैनर तले ही हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। ये 4 बातें तय की गई आजादी का जश्न मनाते हुए। इसके बाद गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी करना था, लागू करना था, शुरू करना था, लेकिन कोई बहाना चाहिए था गांधी को। बिना बहाने के अचानक से मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए गांधी ने 11 पॉइंट डिमांड रखा, वायसराय ऑफ इंडिया को अपनी 11 मांगे लिख करके दी कि अगर आप इस मांग को मान लिए तब तो कोई आंदोलन नहीं होगा, और नहीं मानोगे तो हम आंदोलन करेंगे। और गांधी जी आंदोलन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 11 मांगे जो की वो ऐसी मांगे थी जिसको ब्रिटिश सरकार चाह करके भी पूरा नहीं कर सकती थी। इवन इसमें से जो गांधी ने 11 डिमांड की, उनमें से कुछ डिमांड तो ऐसे थे जो गांधी के सिद्धांत के विपरीत थे, गांधी की अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत के विपरीत थे। फिर भी गांधी ने ये मांग सरकार के सामने रखी ताकि सरकार जानबूझ करके इसको मना कर दे और हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो हम अगला आंदोलन छेड़ना चाहते हैं, उसके लिए हमारे लिए रास्ता साफ हो जाए, उसके लिए हम एक पृष्ठभूमि बना सकें। ठीक है, तो बिफोर लॉन्चिंग सीडीएम, सीडीएम माने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने से पहले गांधी प्रेजेंटेड these demands, these माने 11 points demand to Viceroy of India and gave an ultimatum of 31st January 1930 to accept or reject these demands. Viceroy of India को अपना 11 मांग लिख करके गांधी जी ने दे दिया और उनको 31 जनवरी 1930 तक का टाइम दिया कि आप या तो इस हमारी मांगों को मानिए या ना मानिए, आपके ऊपर है। लेकिन इफ रिजेक्टेड, यदि आप हमारी मांग नहीं मानते तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस विल लॉन्च सीडीएम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी करेगी, शुरू करेगी, और उसके बाद हमें दोष मत देना कि बिना किसी कारण के हम आंदोलन कर रहे हैं। तो गांधी ने आंदोलन खड़ा करने के लिए एक बहाने ढूंढने का, एक कारण ढूंढने के लिए ये 11 पॉइंट की मांग की थी। 11 पॉइंट्स में क्या थे, एक बार पढ़ लेना है, परीक्षा में आने वाली बात नहीं है। ठीक है, पहली है रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी एंड सर्विसेज बाय 50%। जो आप सेना में और सरकारी सेवाओं में जो आप पैसा खर्च करते हैं, भारत की जनता का पैसा है, उसमें 50% कटौती करो। संभव ही नहीं था। 50% कटौती माने भारत में ब्रिटिश सत्ता का धराशायी हो जाना, क्योंकि सेना के बल पे ही तो सारा शासन कर रही थी। दूसरा, रिफॉर्म्स इन सीआईडी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सॉरी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी, जो प्रोविंसेस के पास होती थी, उसमें सारे अंग्रेज अधिकारी होते थे और वो किसी भी भारतीय के प्रति कुछ भी खोजबीन करके आरोप लगा देते थे। इसलिए गांधी कहते थे कि उसमें रिफॉर्म किया जाए और भारतीयों को भी उसमें शामिल किया जाए, जो कि वो कर भी नहीं सकते थे। तीसरी बात, चेंज इन आर्म्स एक्ट, जो एक आर्म्स एक्ट चलता था जिसके अंतर्गत केवल अंग्रेज लोगों को, यूरोपीय लोगों को हथियार रखने का अधिकार था, भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार नहीं था। तो गांधी ने कहा कि आप अपने आर्म्स एक्ट में ऐसा संशोधन कीजिए जिससे भारतीयों को भी हथियार रखने का अधिकार मिले। ये गांधी जी के खुद के अपने अहिंसा के सिद्धांत के विपरीत था। ठीक है, लेकिन फिर भी गांधी ने ये मांग रखी। ठीक है, चौथी बात, रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जितने राजनीतिक अपराधी हैं उनको आप मुक्त कर देंगे। राजनीतिक अपराधी माने जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे और उनको उन धरना प्रदर्शन के लिए जो ब्रिटिश सरकार ने अरेस्ट किया है। ठीक है, जो किसी रिवोल्यूशनरी पार्टी की ओर से, यानी ऐसी पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उसकी ओर से यदि कोई धरना प्रदर्शन कर रहा था और उसको आप पकड़े हो, उसको रिहा करने की बात इसमें नहीं की गई थी। जैसे भगत सिंह जैसे लोग थे, ठीक है, वो पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं कहलाते। हालांकि भगत सिंह का मानना था कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर है, क्योंकि हम पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। देश की आजादी मांगना एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। ठीक है, तो गांधी ने कहा था कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर दीजिए। पांचवी बात, एक्सेप्ट पोस्टल रिजर्व बिल, एक बिल लाया गया था जिसका नाम था पोस्टल रिजर्व बिल, जिसमें यह प्रावधान था कि जो पोस्टल चार्जेस हैं, चिट्ठी पत्री भेजने में जो टिकट चार्ज लगता था वो थोड़े ज्यादा थे, तो उसको कम किए जाए। इंट्रोड्यूस टेक्सटाइल रिफॉर्म, टेक्सटाइल भारत का एक बहुत बड़ा उद्योग था, उसमें ज्यादातर यूरोपियों की भागीदारी थी। ठीक है, तो उसमें नियम कानून थोड़े कठोर थे, उनमें सुधार करने की बात गांधी ने कही।
रिजर्व कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस, तटीय क्षेत्रों में जो जहाज चलते हैं वो केवल और केवल भारतीयों द्वारा चलाए जाएं, भारतीय कंपनियों द्वारा चलाए जाएं, वो रिजर्व रहेंगे भारतीयों के द्वारा। उसका कारण यह है कि तटीय क्षेत्रों में अंग्रेज लोगों की जहाज चलती थी और यदि तटीय क्षेत्र में रहने वाला कोई व्यक्ति नमक बना लेता था तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, क्योंकि नमक उस समय बनाना गैर कानूनी था। नमक केवल ब्रिटिश सरकार बनाती थी या उसके द्वारा जो लाइसेंस मिलता था जिन कंपनियों को, वही बनाती थी। तो अगर इस प्रकार से तटीय क्षेत्रों में भारतीय लोगों का जहाज चलने लगेगा तो यदि कोई चोरी छुपे नमक बना भी ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रेड्यूस लैंड रेवेन्यू बाय 50%, जो भू राजस्व आप वसूल करते हैं उसमें 50% कटौती करें। सॉल्ट टैक्स, नमक पर भारी कर लगाया जाता था, नमक कर में भी 50% की कटौती करें। और 11वां और आखिरी डिमांड था एंड गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर सॉल्ट, नमक बनाने का अधिकार केवल सरकार या सरकार द्वारा जिन कंपनियों को लाइसेंस दिया जाता था वही बना पाते थे, बाकी कोई और प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट व्यक्ति नमक नहीं बना सकते थे। ये 11 पॉइंट थे गांधी जी के, और गांधी जी को मालूम है कि इनमें से 2-4 बातों में तो कांग्रेस एग्री हो भी जाएंगे, लेकिन 11 के 11 पॉइंट पे एग्री हो ही नहीं सकते। वही हुआ, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। 31 जनवरी 1930 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसका मतलब था कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी की मांगों को रिजेक्ट कर दिया है और गांधी को मौका मिल गया, और गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन फरवरी 1930 और फरवरी 1930 में गांधी जी ने औपचारिक रूप से घोषणा कर दी कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे, जिसकी टेक्निकल शुरुआत 12 मार्च को होती है। भाई गांधी डिमांडेड सो, गांधी ने ऐसी मांगे क्यों रखी जो सरकार पूरी न कर सके और खुद उनके सिद्धांतों के विपरीत हो। तो गांधी डेलिबरेटली पुट फॉरवर्ड अननेसेसरी डिमांड्स एंड वांटेड टू बी रिजेक्टेड। गांधी ने खुद जानबूझ करके ऐसी अनावश्यक मांगे रखी थी जिसको भारत सरकार उस समय की ब्रिटिश सरकार पूरा ही नहीं कर सकती थी, ठीक है। और गांधी जी चाहते थे कि इन मांगों को रिजेक्ट कर दें टू क्लियर द पाथ ऑफ लॉन्चिंग अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ताकि गांधी जी को अपना जो आंदोलन चालू करना था उसके लिए उनको एक बैकग्राउंड मिल जाए, उनको एक बहाना मिल जाए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अ पावरफुल मूवमेंट अंडर गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। गांधी जी के अनेक सिद्धांत हम गांधीजम में पढ़ चुके हैं, जिसमें सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा। तो सविनय अवज्ञा के गांधी जी के इस सिद्धांत के आधार पर यह एक आंदोलन लॉन्च किया गया था। इस आंदोलन के भीतर छोटे छोटे कई आंदोलन थे, ठीक है। कहीं पर नमक आंदोलन था, कहीं पर शराब के विरोध में आंदोलन था, कहीं पर विदेशी कपड़े के खिलाफ आंदोलन था, कहीं पर वन आंदोलन था। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के आंदोलन, लेकिन सारे आंदोलन में प्रिंसिपल था सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा माने भारत की जो ब्रिटिश सरकार है उसके नियम कानून रीति रिवाज परंपरा जितना कुछ भी है उसको हम विनय के साथ, विनती के साथ, नम्रता के साथ नहीं मानेंगे। माने हम नहीं मानेंगे लेकिन कोई हिंसा भी नहीं करेंगे, उसके रिस्पॉन्स में कुछ गलत एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम सर झुका के आपकी बात नहीं मानेंगे। दैट्स इट, सविनय अवज्ञा। हम विनय के साथ, कटसी के साथ, मोरालिटी के साथ हम आपके नियम कानून को मानने से इनकार करेंगे, ठीक। तो कहीं पर नमक कानून को मानने से इनकार किया गया, कहीं पर फॉरेस्ट कानून को मानने से इनकार किया गया, कहीं पर आर्म्स कानून को मानने से। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की जो कंडीशन थी उसके हिसाब से अलग अलग कानूनों को तोड़ा गया कांग्रेस, गांधी जी और उनके समर्थकों द्वारा, ठीक है। तो ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस प्रिंसिपल पर आधारित था, विद द डिमांड टू एबॉलिश लॉज ऑफ इनजस्टिस, जिनमें कुल मिला के एक ही मांग थी कि जितने अन्यायकारी नियम कानून भारत में भारतीयों के खिलाफ हैं उनको समाप्त किया जाए, और जब तक उनको समाप्त नहीं किया जाएगा हम उनको सिविल डिसोबीडियंस करते रहेंगे, हम उनको नम्रता के साथ मना करते रहेंगे, ठीक है। द मूवमेंट स्टार्टेड विद वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ। तो इसमें विभिन्न नियम कानूनों को तोड़ना था, उनको मानने से इनकार करना था। इसकी शुरुआत गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने से की, ठीक। तो गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना सबसे पहले कि हम नमक कानून तोड़ करके ही इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे, उसके पीछे नमक को चुनने के पीछे कारण क्या था देखते हैं। पहला पॉइंट, इट वाज डिमांडेड अर्लियर बाय गांधी इन साउथ अफ्रीका। गांधी ने इस प्रकार का आंदोलन, नमक कानून तोड़ने का आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में भी किया था और वो सफल रहा था। तो उनके पास इस प्रकार के आंदोलन को चलाने की एक पहले से एक एक्सपीरियंस था, ठीक है। दूसरी बात, सॉल्ट इज अ नेचुरल सोर्स
लाइक वाटर एंड एयर। जो नमक है वो जल और वायु के समान एक नेचुरल रिसोर्स है। अतः जिस प्रकार पानी में और वायु में, एयर में कोई टैक्स नहीं लगता, नमक पर भी कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार नमक पर भारी मात्रा में कर लगाती, ठीक है, भारी मात्रा में कर लगाती थी, ये बात तो ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो नमक भारत में खाया जाता था वो लिवरपूल से लाया जाता था, ठीक है, यानी वो ब्रिटेन का नमक होता था, भारत का नमक नहीं होता था। उसके पीछे कारण ये है कि जो जहाज, जब जहाज ब्रिटेन के बंदरगाहों पे खड़ा होता था माल लादने के लिए, मान लो उसमें कपड़ा लादना है, चमड़े का सामान लादना है, या भारत में जो माल बेचने के लिए ब्रिटेन से लाया जाता था उसको जहाज में भरना होता था। तो जहाज में ये माल लादने से पहले जहाज को बंदरगाह के तट पर लाके खड़े किया जाता था। अब बंदरगाह पे खाली यदि जहाज होगा तो वो ठीक ढंग से पानी में खड़ा नहीं हो पाएगा, उसमें कुछ ना कुछ वजन चाहिए। तो आज के समय में उसमें ऑलरेडी जहाज में पानी भर दिया जाता है, जिसको बैलेड वाटर कहते हैं, ठीक है, बैलेड वाटर कहा जाता है, BALLOD, बैलेड वाटर, जो जहाज में भर दिया जाता है। और फिर जब जहाज पहुंच जाता है तो उस पानी को परिवर्तन करके उसमें फिर नया पानी भर दिया जाता है, ताकि उसमें एक प्रॉपर वेट बना रहे, ठीक है। अंग्रेज सरकार ने बड़ा अच्छा नियम लगाया, बोले कौन बार बार पानी भरे निकाले, इससे कोई फायदा भी नहीं है। उन्होंने बंदरगाह के किनारे अपने आप नमक बन जाता था, पानी इवेपोरेट होता था और नमक का ढेर लग जाता था। अंग्रेजी सरकार ने सोचा ये नमक इन जहाजों में भर करके पहले उसका वेट जो है वो एक लेवल पर लाया जाए, उसके बाद उसमें माल लादा जाए। और जब यहां से हमारा जहाज डिलीवर होगा ब्रिटेन के बंदरगाहों से, तो वहां माल भी उतार लिया जाएगा और ये नमक भी उतार करके यही नमक भारत में बेचा जाएगा। और भारत में नमक बनाने की किसी को छूट नहीं दी जाएगी, और कोई नमक बना करके उपयोग करेगा, चाहे वो तट के किनारे ही क्यों ना रहता हो, खुद भी नमक नहीं बना सकता। ये कानून अंग्रेजों ने लाया था, बड़े शोषणकारी थे अंग्रेज कुल मिला, ठीक है। तो यहां से नमक आता था और उस नमक पर एक तो लिवरपूल का फ्री में नमक आ रहा है, ऊपर से उसमें भी टैक्स लगाया जा रहा है। तो गांधी जी ने कहा यह सबसे शोषणकारी कानून है, मुफ्त की चीज पर हमें लूटा जा रहा है, विदेश का नमक खिलाया जा रहा है, ठीक है, इससे हमारे अंदर नमक हलाली नहीं आएगी। जब हम देश का नमक ही नहीं खाएंगे तो देश के प्रति हमारे अंदर देश प्रेम की भावना कैसे आएगी। इसलिए ये जो मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट ऑन सॉल्ट मेकिंग, नमक बनाने, नमक बेचने का पूरा अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ था, या उन लोगों को जो ब्रिटिश सरकार से लाइसेंस लेके ये काम करते थे, इसको खत्म करना गांधी जी चाहते थे। इसके अलावा जो नमक है वो एक ऐसा कॉमन विषय है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, महिला, पुरुष, छूत अछूत, सभी लोग नमक का उपयोग करते हैं। और नमक एक बहुत नेसेसरी चीज है। नमक पर लगने वाले टैक्स से सभी धर्म के लोग प्रभावित होते थे। इसलिए गांधी जी ने इस बार आंदोलन का ऐसा मुद्दा पकड़ा जो सबके लिए कॉमन हो, जिसमें कोई रिलीजियस एस्पेक्ट न जुड़ा हो, ठीक है। और उसका रिजल्ट भी यही हुआ कि जब ये आंदोलन चला तो लगभग सभी वर्गों ने इसका साथ दिया, सभी धर्म के लोगों ने, सभी पार्टियों ने इसका साथ दिया, क्योंकि नमक का संबंध किससे नहीं हो सकता, ठीक है। ये ठीक वैसा ही है जैसा आज कोई सरकार ये बोल दे कि हम आरक्षण बढ़ाएंगे, उसमें कोई पार्टी में इतनी औकात और हिम्मत नहीं है कि वो उसका विरोध कर दे, ठीक है। तो कभी कभी कोई ऐसी बात कर दी जाती है जिसका कोई विरोध ही ना कर पाए। तो नमक एक ऐसा विषय था जिसका कोई विरोध करता भी तो कारण नहीं था उसके पास कि क्यों का हम इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो नमक इसलिए गांधी ने चुना। गांधी जी का मानना था कि लाइक खादी, सॉल्ट इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस, आत्म शक्ति और आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक है नमक, क्योंकि नमक प्राकृतिक सोर्स है। खास करके तटीय क्षेत्रों में नमक बिना बनाए बन जाता है, उस नमक को उठाओ और उपयोग करो, उसके लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिफोर यूरोपियंस नीदर गवर्नमेंट मोनोपोली नॉट टैक्सेबल। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले और यूरोपियों के आने से पहले नमक पर ना तो गवर्नमेंट की मोनोपोली हुआ करती थी और नमक पर ना ही टैक्स लगा करता था। ये अंग्रेज लोग ही थे जिन्होंने ऐसी व्यवस्था किया था। सॉल्ट टैक्स वाज अ मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम। इसके अलावा सरकार की आय का एक बहुत बड़ा जरिया होता था सॉल्ट टैक्स। तो यदि नमक कानून को तोड़ दिया जाए तो सरकार की अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी और उसमें हमें बाकी सारे लोगों का पार्टिसिपेशन मिल जाएगा। इसलिए गांधी जी ने बड़ी चतुराई से नमक का विषय चुना। अब नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च, या जिसको सॉल्ट सत्याग्रह या दांडी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, गांधी जी ने शुरू किया।
ये दांडी मार्च 12 मार्च को शुरू हुआ और 6 अप्रैल को जब गांधी जी ने दांडी पहुंच गए और नमक कानून तोड़ दिया, वहां से ये खत्म हुआ। ठीक है, तो दांडी मार्च क्या था हम देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक पार्ट था। मैंने आपको बताया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक कई आंदोलनों का एक श्रृंखला था। ठीक है, तो नमक केवल उन्हीं जगहों पर नमक कानून तोड़ा गया जहां नमक पाया जाता है। जहां नमक नहीं पाया जाता था वहां पर हम कोई और कानून तोड़ेंगे और सविनय अवज्ञा करेंगे। ठीक है, तो जो दांडी मार्च है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सीडीएम लेड बाय गांधी टू ब्रेक डाउन सॉल्ट लॉ। ये जो दांडी मार्च था सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला भाग था, जिसके अंतर्गत नमक कानून को गांधी जी के नेतृत्व में तोड़ा जाना था। यह मूवमेंट जो है स्टार्टेड ऑन 12 मार्च 1930 विद 78 एसोसिएट्स फ्रॉम साबरमती टू दांडी। गांधी के साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स के साथ वहां से अपनी पैदल यात्रा शुरू की और वहां से पैदल यात्रा करके उनको दांडी पहुंचना था, जो कि साबरमती से 280 माइल यानी 390 किलोमीटर के डिस्टेंस में था। इसीलिए 12 मार्च को चले और 6 अप्रैल को पहुंचे, तो लंबा समय लगा गांधी जी को पहुंचने में। ठीक है, जैसे गांधी 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे गुजरात में अरेबियन सी के किनारे, वहां से उन्होंने समुद्र का पानी उठाया, उसको एक जगह पर भरा, उसको इवेपोरेट किया और नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा। यह सिंबल था कि अब हम नमक कानून को तोड़ रहे हैं। ठीक है, द इवेंट लेटर ज्वाइंड बाय वेरियस पीपल एंड ब्रोक सॉल्ट लॉस। बाद में इस आंदोलन को और भी कई लोगों ने ज्वाइन किया। गांधी जी ने साबरमती से दांडी का स्थान चुना ही इसलिए था कि लगभग 400 किलोमीटर की लंबी यात्रा हम करेंगे और जब भारत के लोगों को पता चलेगा तो वो हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे और लाखों की संख्या में हमारी तादाद हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। कोस्टल एरिया में सॉल्ट लॉ तोड़े गए और कोस्टल एरिया जहां नहीं था वहां पर फॉरेस्ट लॉ तोड़े गए, टैक्स लॉस तोड़े गए, हाउसिंग लॉस तोड़े गए, बहुत सारे नियम कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। गांधी टारगेटेड पार्टिसिपेशन ऑफ एटलीस्ट 10 पर्सन्स, मैं 10 लिखना भूल गया हूं, ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट 10 पर्सन्स फ्रॉम ईच विलेजेस। गांधी जी चाहते थे कम से कम हर गांव से 10 लोग तो हमारे आंदोलन में जुड़े ही, और उस समय भारत में 7 लाख गांव थे, तो कम से कम 70 लाख लोग गांधी जी को इस आंदोलन में जोड़ने का टारगेट रखा गया था। दांडी मार्च डीएम वाज अ डायरेक्ट एक्शन। ये जो दांडी मार्च था नमक तोड़ने का, ये डायरेक्ट एक्शन था। डायरेक्ट एक्शन माने हम जाएंगे और अपने हाथ से खुद नमक कानून तोड़ेंगे। नॉन वायलेंट, अहिंसक तरीके से होगा जितना कुछ भी होगा, और टैक्स रेजिस्टेंस, ये एक कर का विरोध करने के लिए ये आंदोलन छेड़ा गया था। दांडी वाज कॉल्ड नवसारी एट दैट टाइम। आपको ध्यान रखना, उस समय दांडी आज भी गुजरात में है, तो उस समय उसको नवसारी कहा जाता था, बाद में उसका नाम रखा गया दांडी। ठीक है, गांधी जी साबरमती से एक डंडा लेकर के अपने हाथ में, और डंडा को हाथ में रख करके बहुत तेजी से पैदल चलते थे और बाकी अपने लोगों को आंदोलन में लेकर के आगे चले, तो उस जगह का नाम दांडी रख दिया गया। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बातें। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।